हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ब्रह्मास्त्र सीरीज फॉर एसएससी। आज हम लोग अगला नेक्स्ट पार्ट करेंगे वर्ब्स का। पहले पिछले पार्ट के अंदर अगर आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो तो प्लीज देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वर्ब्स टॉपिक से डिस्कस किए थे। आज भी हम लोग सेम उसी मैनर के अंदर पार्ट 2 के अंदर 15 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के होंगे आपकी प्रिपरेशन को आगे ले जाने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसको ध्यान से पढ़िए, साथ में सॉल्व कीजिए। गिव मी अ मोमेंट। So the first question is, the priest together with his followers were badly injured in the accident which occurred last night near the unnamed railway crossing। तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है? प्रीस्ट है, किसके साथ थे वो? अपने फॉलोअर्स के साथ। वो बुरी तरह से इंजर्ड हुए एक्सीडेंट के अंदर, जो एक्सीडेंट हुआ कल रात को एक अननेम्ड रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग के पास। ठीक है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है। देखो, जब तो आप किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन एंड से कनेक्ट करते हो तो उसमें मोस्ट ऑफन हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं उसके बाद, ठीक है। लेकिन अगर किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को सेंटेंस में, एक फर्स्ट सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक कंजंक्शन, उसके बाद एक दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। अगर ये कंजंक्शन जो मैं आपको बताने वाला हूं प्लीज नोट कर लेना। अगर ये कंजंक्शंस हो जैसे कि एज वेल एज, अलोंग विथ, खाली विद लिखा हो, या फिर टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, या फिर रादर देन, या फिर accompanied by, या हाँ चलो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर इसके अलावा आपके पास हाँ एक कंजंक्शन और हो सकती है बिसाइड्स। इन 8 कंजंक्शंस को याद कर लीजिए। अगर आपके सेंटेंस के दो सब्जेक्ट्स इन 8 में से किसी भी कंजंक्शन से कनेक्ट किए गए हैं, इफ योर सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एनी ऑफ दीज 8 कंजंक्शंस, तो आपको क्या केस फॉलो करना है, प्लीज ध्यान से सुनना। अब इसमें आप डायरेक्टली लर्न नहीं करते, डायरेक्टली इस चीज को, रूल को याद नहीं करते कि कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। इसमें आपको ध्यान रखना होता है जो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 है। देखो ये के सब्जेक्ट है, के सब्जेक्ट है, तो ये हुआ फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हुआ सेकेंड सब्जेक्ट। तो आपको जो फॉलोइंग वर्ब लगानी है इसके बाद, वो होनी चाहिए एज पर सब्जेक्ट 1। अब सब्जेक्ट 1 कैसा है वो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो नेचर में एक सिंगुलर नाउन है, वो एक प्लूरल नाउन है, या फिर वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अकॉर्डिंगली आप वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। अब इसमें देखिए लिखा है द प्रीस्ट, उसके बाद कंजंक्शन आ गई टुगेदर विद, उसके बाद लिखा है हिज फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स क्या हुए? सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 कौन हुआ? द प्रीस्ट। तो अगर सब्जेक्ट 1 प्रीस्ट है तो प्रीस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। अब प्रीस्ट कैसा सब्जेक्ट है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी? सिंगुलर। आगे चल के आप देखें तो वर्ब लिखा है जो कि कैसी वर्ब है? प्लूरल है, राइट। तो आपको इसको सिंगुलर करना है, वॉज। ऑप्शन कौन सा है? बी। तो आपका आंसर आ गया जी ऑप्शन बी। ध्यान रखना, इनको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि शायद आज की क्लास में इन कंजंक्शंस में से 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने आए तो अगले क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाए। ये हमेशा याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, मतलब एम्प्लॉइज में से हर एक एम्प्लॉय। याद रखना, मैंने पिछली क्लास में भी कहा था जब इस तरह से लिखा हो तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट एम्प्लॉइज नहीं होंगे, प्रेपोजिशन से पहले जो ईच लिखा है दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब ईच ऑफ द एम्प्लॉइज कह के रुक गया, ठीक है। आगे आया होम। अब दोस्तों ये होम किसके लिए आया? इस एम्प्लॉइज के लिए आया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु लिखा हो, दैट लिखा हो या होम लिखा हो तो वो अपने एंटीसीडेंट की बात करता है। एंटीसीडेंट जो इसके पीछे वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज होम, वो एम्प्लॉइज जिनको द कंपनी हैज चोजन, जिनको कंपनी ने चूज किया। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? कंपनी। कंपनी के हिसाब से वर्ब सिंगुलर हैज, ठीक है। टू टेक पार्ट, किस लिए चूज किया है? टू टेक पार्ट इन द इंटरनेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार में पार्ट लेने के लिए जिनको कंपनी ने चूज किया है, जो कि कंडक्ट कब होना है? इन द सिटी हॉल। सिटी हॉल के अंदर कंडक्ट कब होना है मेंशन नहीं, बट कहां कंडक्ट होगा? सिटी हॉल के अंदर कंडक्ट होगा। अब दोस्तों आया आर अप टू द मार्क।
अब ये आर अप टू द मार्क जो आया ये किसके लिए है, राइट? पीछे अगर सेंटेंस को पढ़ा जाए, द कंपनी हैज चोजन, किसको? हुम, एम्प्लॉइज को। तो मीनिंग हो गया कंपनी हैज चोजन सम एम्प्लॉइज, ठीक है, कुछ एम्प्लॉइज को चूज किया किस लिए? टू टेक पार्ट इन द इंटरनेशनल सेमिनार, जो कि कंडक्ट होने वाला है सिटी हॉल के अंदर। अभी जो लगा है आर अप टू द मार्क, ये किनके लगा होगा? इनके लिए, राइट? अब इसमें अगर आपने ये समझ लिया कि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बिगिनिंग में एम्प्लॉइज है, तो एम्प्लॉइज कैसा नाउन है? प्लूरल। उस हिसाब से तो आप आर को ठीक करेंगे। लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि ऑफ से पहले वाला सब्जेक्ट होगा, एम्प्लॉइज में से हर एक एम्प्लॉय की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस का है जी ईच, जो कि कैसा है? सिंगुलर है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज में से हर एक एम्प्लॉय कैसा है? अप टू द मार्क है, ठीक है। तो हर एक एम्प्लॉय के लिए आर की जगह पे सिंगुलर वर्ब क्या आने चाहिए दोस्तों? इज आने चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑप्शन डी के अंदर था ये आंसर, आ गया जी ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी हो सकते हैं, ध्यान से आपको सॉल्व करना है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि जितनी बार किसी नए पर्सन की बात होगी, जितनी बार नया सब्जेक्ट आएगा, उतनी बार उसके लिए वर्ब्स आएंगे डेफिनेटली। जैसे एक कंपनी जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कंपनी के हिसाब से हैज आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट कौन था? ईच ऑफ द एम्प्लॉइज में सब्जेक्ट कौन हुआ? ईच। तो ईच की वर्ब भी तो कहीं आनी थी, वो ये रही लास्ट में, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। Now the next question says it is widely believed that the village which is situated, अब which किसके लिए आया? विलेज के लिए, तो विलेज के हिसाब से is आ गया, जो मैंने पीछे कहा आपको एंटीसीडेंट वाला। द विलेज विच इज सिचुएटेड, जो विलेज सिचुएटेड है ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, विल बी वाइप्ड आउट, विल बी वाइप्ड आउट, ठीक है, मतलब वो तो वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा विद इन अ डेकेड, एक डेकेड के अंदर, 10 साल के अंदर अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज किया गया, देखिए आप, तभी विल के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी को यूज करना और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना, दैट मींस ये पैसिव वॉइस का एक्सप्रेशन है। क्योंकि एक्टिव वॉइस में क्या होता है? विल या कोई भी अदर मॉडल वर्ब के साथ क्या लग जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसी का पैसिव बनाते हैं तो उसी मॉडल वर्ब के साथ आपको बी लगाना होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट करना होता है थर्ड फॉर्म के अंदर, ऐसा ही होता है, राइट। अब देखो यहां भी तो ऐसा हुआ, इट इज वाइडली बिलीव। अब देखो यार, या तो इज, एम, आर या वॉज वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब्स, जब तो बात एक्टिव वॉइस की होती है तो इनके साथ आती है वर्ब की जी आईएनजी फॉर्म, जैसे कि ही इज स्टडिंग, आई एम टेकिंग योर क्लास, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ठीक है, एक्टिव वॉइस में ऐसा होता है। दूसरा, इज, एम, आर, वॉज या वर्ब के साथ पॉसिबल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, ऐसा कब होता है? पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे कि यू आर टॉट बाय मी, आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप पैसिव वॉइस में तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है। तो दो ही पॉसिबल केसेस हैं यार, या तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ वर्ब लगानी है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंगली एक्टिव वॉइस में, या फिर पैसिव वॉइस में आप इज, एम, आर, वॉज वर्ब के जस्ट बाद वर्ब लगाते हैं तो वो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, जो कि प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट रूल्स हैं पैसिव वॉइस के। अब यहां तो कुछ अलग दिखा आपको, इट इज वाइडली बिलीव, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ना तो ये आईएनजी है ना ही ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ठीक है, जैसे मैं लिखूं आई डू इट, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा जी? इट इज डन बाय मी, तो इट इज डन बन गया ना। वैसे इट इज वाइडली बिलीव्ड, इस बात पे बिलीव किया जाता है, वाइडली मतलब बहुत ज्यादा लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं, तो इट इज वाइडली बिलीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी पैसिव वॉइस के यूज के हिसाब से। ऑप्शन आपका कौन सा आंसर हो गया जी? ए। देखो आप कहो कि मैंने जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, या मैंने खाली मॉडल वर्ब्स पढ़ लिए, या मैंने खाली टेंसेस में एक्टिव वॉइस पढ़ ली और मेरी वर्ब स्ट्रॉन्ग होगी। देखो 6 टॉपिक्स है सीक्वेंस में, जिसमें हर बार आपके वर्ब की बेसिक नॉलेज को और एक्सट्रीम नॉलेज को चेक किया जाता है। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया। सबसे पहले देखो वर्ब्स के बेसिक समझने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसमें भी आपकी वर्ब की नॉलेज चेक की जाती है। इसके बाद टॉपिक आता है जी मॉडल वर्ब्स, इसमें भी आपकी वर्ब्स की नॉलेज चेक होती है। इसके बाद टॉपिक आता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। काफी सारे टीचर्स तो इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसमें काफी ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। इसके अलावा जब आप टेंसेस पढ़ते हो तो टेंस के अंदर आप जब तक एक्टिव फॉर्म ना पढ़ लो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ना पढ़ लो, तब तक आपका टेंस टॉपिक कंप्लीट ही नहीं हो सकता। इन्हीं के बेसिस पे आपसे नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके भी अलावा आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, वर्ब का करेक्ट यूजेज याद होना चाहिए, ठीक है। काफी सारी चीजें चेक होती हैं जिसके बिहाफ पे काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है।
तो अकॉर्डिंगली अगर पार्ट ए को देखें तो इट इज वाइडली बिलीव्ड आएगा, जैसे हम कहते हैं इट इज एंटिसिपेटेड, मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। तो हमेशा इट इज वाली बात उसमें थर्ड फॉर्म ही देखते हैं आप, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस होता है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, पीछे मैंने आपको 8 कंजंक्शंस बताई थी, राइट। अब 4 कंजंक्शंस कुछ और नोट कर लीजिए। देखो, अगर आपके सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट्स कंजंक्शंस लाइक ईदर और, या कंजंक्शन जो है नीदर नोर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नन के बाद बट लिख के एक सब्जेक्ट मेंशन किया जाए। अगर आपके सेंटेंस के एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज 4 कंजंक्शंस, तो आपने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है जी? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगानी है। पहले सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग लगा रहे थे ना आप, वो 8 के डिफरेंट कंजंक्शंस थी, वो 8 डिफरेंट कंजंक्शंस थी। ये दिख रही है आपको, चारों डिफरेंट कंजंक्शंस हैं। इसमें आपकी वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नोट ओनली द स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट 1, बट ऑल्सो द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट 2। देखो, नोट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट किया है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए भाई? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। वर लाफिंग एट द जोक ही क्रैक्ड, तो वो हंस रहे थे उस जोक पे जो उसने क्रैक किया था। अब देखो, पहली बात तो टेंस चेक कर लो, ये पास्ट है, ये भी पास्ट है, तो टेंस में गलती नहीं है कोई भी, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल सेकंड सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब सिंगुलर क्या होनी चाहिए थी जी? वॉस, ठीक है। तो वॉस के चलते ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। FATF स्ट्रांगली अर्जेस, मतलब स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करता है किसको? पाकिस्तान को। नाउ दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन अर्ज करती है किसको? पाकिस्तान को। ये सिंगुलर है, उस हिसाब से वर्ब सिंगुलर हो गई। पाकिस्तान टू स्विफ्टली कंप्लीट्स इट्स एक्शन बाय अक्टूबर, कि पाकिस्तान अपना एक्शन कंप्लीट कर ले अक्टूबर 2019 तक। किस चीज के लिए? टू स्टॉप टेरर फंडिंग इन द कंट्री, ठीक है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे यहां लिखा है टू स्टॉप। जब आप टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं, टू इन्फिनेटिव क्या कहती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां भी तो ऐसा होना चाहिए था, टू स्विफ्टली कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट्स लिख दिया, टू के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिख दी सिंगुलर जो होती है, जो कि इम्पॉसिबल है, इनकरेक्ट है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इजी क्वेश्चन था, टू कंप्लीट आ जाएगा। टू कंप्लीट्स की जगह पे ऑप्शन हो गया आंसर बी, ठीक है जी। चलो तो अगला क्वेश्चन करें। द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी, वॉयज होता है एक लॉन्ग जर्नी स्पेशली टेकन बाय सी और एयर। तो द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी कंसिस्ट नॉट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स बट इन हैविंग न्यू आइज। तो जो सही सफर है डिस्कवरी का, वैसे मैंने शायद कंसिस्ट बोल दिया, वो फ्लो ही ऐसा बना हुआ कि करेक्ट निकलती इंग्लिश। तो कंसिस्ट मतलब वो कहां पे लाई करती है, क्या चीज? द रियल वॉयज ऑफ डिस्कवरी। ऑफ से पहले वाला ही सब्जेक्ट होगा, वो क्या है? वॉयज, जर्नी। कैसा सब्जेक्ट है जी? सिंगुलर है। तो वो कहां पे कंसिस्ट करती है, तो जर्नी के अकॉर्डिंगली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और सिंगुलर तो भैया वही होगी जिसके साथ एस और एस होगा, बाकी को तो हम सिंगुलर मानेंगे ही नहीं, ठीक है। तो कंसिस्ट का हो गया कंसिस्ट्स, किस चीज पे कंसिस्ट करती है वो? नोट इन सीकिंग न्यू लैंडस्केप्स, नए लैंडस्केप्स ढूंढने में नहीं, लेकिन चीजों को नए पर्सपेक्टिव से देखने पे डिपेंड करती है वो, ठीक है। ये नए पर्सपेक्टिव से देखने में वो लाई करती है। हैविंग न्यू आइज का मतलब है लुकिंग एट समथिंग विद अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो एक फ्रेज है, इसका मीनिंग याद रखिएगा। तो कंसिस्ट्स आ गया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वॉइड सिंगुलर था, इसलिए आंसर ऑप्शन होगा जी बी। आई होप यू अंडरस्टूड, क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। नन बट, अभी बताया मैंने कि जब इस तरह से नन बट लिखा हो तो फिर आगे जो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि इसमें नन सब्जेक्ट 1 खुद बन जाता है, ठीक है। नन मीन्स नो वन। तो बट के बाद जो भी आप सब्जेक्ट लिखते हो ना, दैट इज कंसिडर्ड सब्जेक्ट 2। और इस केस में आपको वर्ब कैसी होने लगानी चाहिए? सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। अभी मैंने पीछे करवाया, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट। तो नन कोई और नहीं लेकिन दोज, वो लोग विद ऑनेस्ट रिकॉर्ड, जिनका रिकॉर्ड ऑनेस्ट है, नीड्स टू कम टू मी फॉर हेल्प। तो सिर्फ वही लोग को मेरे पास आना है हेल्प के लिए जिनका रिकॉर्ड ऑनेस्ट है। तो दोज हुआ सब्जेक्ट 2 आपका। दोज क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल के साथ वर्ब कैसे आनी चाहिए? प्लूरल। तो नीड्स का प्लूरल क्या होगा? विदाउट एस और एस, नीड। ऑप्शन क्या आ गया मेरे बच्चे? ऑप्शन सी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े।
फिर से वही कंसेप्ट ईदर और नीदर और वाला। तो ईदर यू और जारा। यू क्या हुआ सब्जेक्ट 1, जारा क्या हो गया जी सब्जेक्ट 2। जारा नाम देख के वीर जारा मूवी याद आ गई, काफी वंडरफुल काफी अमेजिंग मूवी थी, आप लोगों ने भी देखी होगी आई होप, नहीं देखी तो देखना चाहिए आपको। तो ईदर यू और जारा, अब सब्जेक्ट 2 कौन है, जारा सिंगुलर है, तो आगे लिख दिया इन्होंने आर टू ब्लेम की जगह क्या हो जाएगा, इज टू ब्लेम फॉर द मिसमैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक अफेयर्स। तो ईदर के साथ सब्जेक्ट 1 लिखा है यू, और के बाद सब्जेक्ट 2 लिखा है जारा। देखो अगर मैं इनको स्वैप कर दूं, मैं अगर लिखता ईदर जारा और यू, अब सब्जेक्ट 2 क्या हो जाता है जी, यू हो जाता, तो यू के हिसाब से आर ठीक था, बट अब तो सब्जेक्ट 2 जारा था, जारा इज अ सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए, राइट। ऑप्शन आ गया जी बी आंसर आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पीछे मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस के पहले कुछ 8 कंजंक्शंस बताई थी ना, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, रादर देन। तो इन 8 कंजंक्शंस के टाइम पे क्या बताया था कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब देखो, द सोल्जर्स अलोंग विद द कमांडर, ठीक है, तो अलोंग विद बीच में आ गया, तो सब्जेक्ट 1 क्या है सोल्जर्स, सब्जेक्ट 2 क्या है कमांडर। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आने चाहिए, सोल्जर्स के हिसाब से, जो कि प्लूरल नाउन है। वॉज कोर्ट मार्शल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स, तो कोर्ट मार्शल उनको किया गया, उन्होंने जो गलती करी उसके लिए उनको कोर्ट मार्शल करने का मतलब होता है जो एक बॉडी है जो उसके डिसीजंस, जो उन्होंने मिस्टेक्स की होती हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है, वहां पे किसी को पनिशमेंट देनी हो पनिशमेंट दी जाती है। तो उन्होंने करा क्या थे, ऑर्डर्स डिफाई करे थे, मतलब ऑर्डर्स को फ्लाउट किया था या डिसओबे किया था ऑफ द आर्मी हाई कमांड, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 क्या है जी, सोल्जर्स प्लूरल है, तो वॉस का प्लूरल क्या होना चाहिए था, वर होना चाहिए था। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट पे हमने 2 क्वेश्चन इसके कर लिए, 2 क्वेश्चन ईदर और वाले कर लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर ऑफ वर्कर्स टॉयलिंग हियर। अ नंबर ऑफ वर्कर्स टॉयलिंग हियर मतलब बहुत से वर्कर्स जो यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं हर रोज। टॉयलिंग का मतलब होता है वर्किंग हार्ड एंड इंसेसेंटली, मतलब कंसिस्टेंटली। asks for a hike in their salary। अब बच्चे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। देखो जी, एक होता है अ नंबर ऑफ, एक होता है द नंबर ऑफ। वर्ब में रूल ये आता है कि अ नंबर ऑफ के साथ आप लगाइए प्लूरल वर्ब और द नंबर ऑफ के साथ लगाइए आप सिंगुलर वर्ब। कंफ्यूज नहीं होना, ये रट्टाबाजी नहीं करनी, बहुत आसान कर दूंगा आपका काम मैं, ठीक है। कैसे होगा ये, रट्टा थोड़ी मारना है आपने, समझो चीज को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अ नंबर ऑफ का मतलब ही जी मैनी है, अब मैनी के साथ तो क्या आता है, प्लूरल ही नाउन आता है, प्लूरल ही वर्ब आती है। जैसे मैं लिखूं मैनी, तो मैनी के बाद स्टूडेंट की जगह पे नाउन कैसा आएगा, स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्ब भी प्लूरल कैसी आएगी, आर। ये तो पता ही है ना आपको, तो बस इतना याद रखो, अ नंबर ऑफ लिखा हो, मैनी लिखा हो, मल्टीपल लिखा हो, न्यूमरस लिखा है, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, कुछ भी ऐसा लिखा हो, मीनिंग तो सबका सेम होता है, राइट। तो मैनी अगर है तो मैनी वर्कर्स मतलब बहुत सारे वर्कर्स, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका मैनी वर्कर्स, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, आस्क की जगह पे विदाउट एस आस्क होनी चाहिए थी, ठीक है। तो वर्ब आस्क होगी तो आंसर क्या आ गया सी। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी तो मैंने आपको अ नंबर ऑफ का बताया कि क्यों वर्ब प्लूरल आती है, याद रखना आसान है, सिंपली याद रखो अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है, ठीक है। अब द नंबर ऑफ के साथ वर्ब की सिंगुलर आती है जी, क्योंकि इसका मतलब होता है टोटल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं हम संख्या, कुल संख्या, जिसको सम भी बुला सकते हो आप। देखो मैं आपसे अगर कहूं ना 5, 10, 15, 20, 25, मैं आपसे पूछ लूं द सम ऑफ दीज नंबर्स इज या आर, बनेगा कितना, 15, 15, 30, 20, 50 और 25, 75। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आपका आंसर क्या होगा, द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 75 या आर 75, तो नंबर्स कितने भी उनका सम भी तो भैया एक ही नंबर है ना, ठीक है। तो सम ऑफ दीज नंबर्स इज 75 नॉट आर 75। तो द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर, कुल संख्या या सम, ठीक है। तो इसीलिए तो हम इसके साथ अगर वर्ब सिंगुलर लगाते हैं तो द नंबर ऑफ के साथ भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही तो आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इनके मीनिंग्स पता होंगे तो ये रट्टाबाजी से बच जाओगे आप कि कैसी वर्ब किसके साथ आनी चाहिए, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन में अ नंबर ऑफ लिखा था, विच मींस मैनी वर्कर्स, बहुत सारे वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो वो डिमांड करते हैं, आस्क फॉर अ हाइक, हाइक की जाए उनकी सैलरी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल 15 क्वेश्चन हमने करने हैं, 5 क्वेश्चन पेंडिंग है।
अब इसमें तो आसान है, देखो लिखा है ना मैनी अमेंडमेंट्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे चेंजेस। अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैनी की जगह लिख देता न्यूमरस तो क्या फर्क पड़ जाता, मीनिंग तो सेम है। मान लो अगर मैं लिख देता अ लॉट ऑफ, तब भी मीनिंग में क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क ना पड़ता। अगर मैं कह देता हाँ प्लेंटी ऑफ, बहुत सारी, तब भी उसका मतलब मैनी ही रहता। अगर इसकी जगह मैं लिख दूं अ नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, तब भी मतलब तो सेम ही रहता यार। तो सारे केसेस में मतलब तो एक ही होता कि बहुत सारी अमेंडमेंट्स। तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैज की जगह प्लूरल क्या होना चाहिए था, हैव होना चाहिए था। तो मैनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कब से, सिंस इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, तब से लेके काफी चेंजेस किए गए हैं। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, हैव, ऑप्शन आ गया जी आंसर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी नन बट, फिर से वही आ गया, नन सब्जेक्ट वन है, बट के बाद जो सब्जेक्ट टू लिखा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए। नन बट दी एग्जीक्यूटिव हेड्स, तो सब्जेक्ट टू क्या आपका एग्जीक्यूटिव हेड्स, जो कि प्लूरल है। कौन से एग्जीक्यूटिव हेड्स, ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। तो द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट, अब अगेन देखो मान लो आप इसी पे बात करो तो द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द कॉन्ग्लोमेरेट, आपका सब्जेक्ट कॉन्ग्लोमेरेट तो नहीं है ना, ऑफ से पहले वाला होगा, ऑफ से पहले वाला क्या है द एग्जीक्यूटिव हेड्स, ठीक है। और क्योंकि नन बट लगा है तो सब्जेक्ट टू यही बनना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव हेड्स को मिला के आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टेक्स ऑल द नेसेसरी डिसीजंस, वही लोग सारे नेसेसरी डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द ग्रोथ, कौन लेते हैं एग्जीक्यूटिव हेड्स, प्लूरल है ना। तो टेक्स का प्लूरल क्या होगा जी, टेक, एस रिमूव करना है आपने, तो आपका आंसर आ गया जी ऑप्शन सी, टेक्स की जगह पे आपको यूज करना है टेक। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर द लास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल से द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब क्या है, कैंडिडेट्स की जो कुल संख्या है, ठीक है, मीनिंग याद रखना। तो कैंडिडेट्स की जो कुल संख्या है, कौन से कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी कुल संख्या जो है हैव इंक्रीज्ड, कुल संख्या बढ़ गई है, तो इट हैज इंक्रीज्ड। पीछे डिस्कस किया था कि द नंबर ऑफ का मीनिंग होता है कुल संख्या या टोटल नंबर, उसके साथ कैसी वर्ब आती है जी, सिंगुलर वर्ब। तो हैव का सिंगुलर हो गया हैज, व्हिच मींस पार्ट डी के अंदर मिस्टेक थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, देखो एज वेल एज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसमें तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट टू क्या हुआ आपका, प्राइस हो गया। सब्जेक्ट वन क्या है, द पैकेजिंग, एज वेल एज द प्राइस। सब्जेक्ट वन इज पैकेजिंग, किस चीज की, ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऑफ के बाद जो लिखा है वो तो सब्जेक्ट कंसीडर ही नहीं करना आपने, ऑफ से पहले वाला ही होगा। अब देखा तो ऑफ से पहले भी 2 लिखे थे और वो दोनों एज वेल एज से कनेक्टेड थे, तो फिर दोनों में से किसको चूज करना है, सब्जेक्ट वन को। सो द पैकेजिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, पैकेजिंग अट्रैक्ट द कस्टमर्स अलॉट, तो पैकेजिंग कस्टमर्स को काफी अट्रैक्ट करती है। ये तो एक सिंगल नेम ऑफ एक्टिविटी है पैकेजिंग, प्लूरल तो नहीं है, राइट। तो अट्रैक्ट की सिंगुलर फॉर्म क्या होगी जी, अट्रैक्ट्स। बताइए आपको जो एस और एस के साथ वर्ब होती है वही सिंगुलर होती है, राइट। ऑप्शन आ गया जी डी आंसर आपका। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, द नंबर ऑफ आ गया जी, द नंबर ऑफ के साथ वर्ब चेक कर लेना, सिंगुलर होनी चाहिए। द नंबर ऑफ रेप विक्टिम्स, जो रेप विक्टिम्स हैं उनकी जो संख्या है, हैव बीन प्रोलिफरेटिंग, वो तेजी से बढ़ रही है। तो हैव बीन की जगह क्या आएगा, हैज बीन प्रोलिफरेटिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो जो रेप विक्टिम्स है उनकी जो संख्या है वो संख्या बढ़ रही है जी, ठीक है। तो संख्या जो भी हो, टोटल नंबर की बात हो रही है, तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, हैव की जगह पे हैज। ऑप्शन कौन सा बैठेगा, ठीक, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ओके, तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी, कुछ और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए वर्ब्स को लेके। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और 15 क्वेश्चंस के साथ कुछ और आपको कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है। टॉपिक को खींचने को मैं 10 वीडियोस में भी खींच सकता हूँ, बट कोशिश करूंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे 3 से 4 वीडियोस में खत्म हो जाए, सो दैट हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर सकें। ओके, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक बटन पर प्रेस कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।